हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, जो आपकी रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी जो आपका चैप्टर है। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 तक मैंने आपको पूरी थ्योरी कवर करा दी है। दोनों पार्ट में जितनी भी थ्योरी दोस्तों इस चैप्टर में दी हुई है सारी की सारी दोस्तों आपको कवर करा दी है मैंने। यहाँ तक पूरी आपकी कवर हो गई है दोस्तों। मुझे उम्मीद भी है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक जो समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट करिए दोस्तों। वहाँ पर आपके सॉल्यूशन, आपको जो आपकी समस्याएं प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको जल्दी से कमेंट करना, यदि आपको समझ में आ गया सब कुछ अभी तक तो यस लिखना, यदि आपको नहीं आया तो नो लिखना है। तो जल्दी से दोस्तों जाइए कमेंट करिए, यदि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया तो यस करिए, यदि आपको नहीं आया तो नो करिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरा जो जितना भी दोस्तों अभ्यास प्रश्नमाला है, एक्सरसाइज है आपकी पूरी खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में। न्यूमेरिकल से लेके क्वेश्चन तक, लॉजिक जितने भी दोस्तों इसमें सब लगेंगे सब आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहना है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको दोस्तों पढ़ने की तैयारी कराने का एक बेस्ट दोस्तों अवसर दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज दैट दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि यदि आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तब आपको दोस्तों बताना है हेनरी बेकुरल ने। और यदि आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पर आपको तब मैडम क्यूरी बताना है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है खोज किसने की थी, वो हेनरी बेकुरल थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। जो दोस्तों यहाँ पर ग्रेफाइट होता है, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनमें किस कारण, ऐसा कौन सा कारण जिसके कारण ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई थी तो मैंने आपको बताया हुआ था दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है न्यूट्रॉनों के दोस्तों वेग को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पर ही लिखा होगा कहीं, ये देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में ये, और यहाँ पर देखिए भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यदि आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो होती हैं किसकी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आई होप यू नो वेरी वेल, तो आपको मैंने बताया था कैडमियम की, जो कैडमियम होता है इसी दोस्तों बनाई जाती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2010 और 2005 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन दोस्तों है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है। तो अर्ध आयुकाल का मतलब जो आपका टी हाफ दिया हुआ दोस्तों वह आपका 10 वर्ष दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा आपको दी गई है, उसके बाद यहाँ पर आपको n का मान दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका n0 हो गया, ये n हो गया, और यहाँ पर दोस्तों ये आपका t हाफ हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है, आपको समझाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको अर्ध आयुकाल दिया हुआ है 10 वर्ष, उसके बाद प्रारंभिक मात्रा जो दी है 10 ग्राम दी हुई है, शेष मात्रा दोस्तों आपको जो n का मान दिया हुआ है 1.25 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए आपको निकालना है समय कि 10 ग्राम से 1.25 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो इसको हमने मान लिया t समय लगा। अब आपको दोस्तों फार्मूला पता है कि n बराबर होता है n0 इंटू 1/2 की पावर n। तो देखिए n का मान यहाँ पर 1.25 है, n0 का मान 10 है, उसके बाद 1/2 यहाँ पर इस n का मान दोस्तों अभी आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या किया, 1.25 के दोस्तों ये आपका मल्टीपल में है, तो इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 नीचे आएगा तो 1.25 अपॉन में 10 बचेगा, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, दशमलव के बाद कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 125/1000 हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों जब हम लोग काटेंगे 125 से तो 125 से कम 125 होता है और 125 दोस्तों 1000 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका पूरा कट जाएगा।
अब देखिए आगे यहाँ पर कितना बचेगा, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब देखिए आपको पता है दोस्तों 1/2 है उसको आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब दोस्तों दोनों में क्यूब लगा हुआ है तो पूरे को 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर मैंने किया हुआ है, 1/2 का होल क्यूब लिख लिया और 1/2 की पावर n लिख लिया। अब दोस्तों आपको पता है यदि आपके आधार सेम होती है तो घातें आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। अब देखिए आपको दोस्तों अर्ध आयुकाल का फार्मूला पता है, t इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ। तो देखिए n का मान दोस्तों 3 निकाल लिया हम लोगों ने, टी हाफ का मान आपको 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 वर्ष आ जाएगा। 30 वर्ष दोस्तों आपका ये कैपिटल टी का मान है। आपका कैपिटल टी क्या होता है दोस्तों, आपका कुल समय। कुल समय का मतलब दोस्तों, कुल समय का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम से 1.25 ग्राम होने में कितना समय लगेगा दोस्तों, आपका 30 वर्ष लगेगा। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जो बी नंबर विकल्प है, 10 ग्राम मात्रा कितने समय में इतनी रह जाएगी, तो 30 वर्ष में इतनी रहेगी। तो आपका बी नंबर विकल्प राइट है। अब देखिए आगे है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो ये भी दोस्तों आपको ये भी आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपका मॉडरेटर होता है विमंदक, उसमें उसके रूप में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ, यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है जाके देखिए, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक अर्थात मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक बार आप थ्योरी पार्ट देखिएगा, मैंने वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। यदि आप थ्योरी पार्ट देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दोस्तों देख लीजिए उसको पहले। अब देखिए आगे यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी जो थ्योरी पार्ट है उसमें कहीं पर नहीं दिया गया है, लेकिन चलिए इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ क्या होगा। दोस्तों जो कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, एक दोस्तों है आपकी रेडियो एक्टिविटी जो दोस्तों आपकी नेचुरल होती है, उसके बाद एक होती है कृत्रिम। तो कृत्रिम की खोज दोस्तों आई क्यूरी तथा जूलियट ने की थी। आपको याद रखना, मैडम क्यूरी नहीं दोस्तों, आई क्यूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है आई क्यूरी। दोस्तों मैडम क्यूरी की बात नहीं हो रही, आई क्यूरी की बात हो रही, तो याद रखना है आपको, आई क्यूरी तथा जूलियट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, परमाणु नाभिक में किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब दोस्तों यदि आपका परमाणु नाभिक दिया हुआ है, ऐसा दोस्तों क्या है इनमें जो जिसके निकलने पर परमाणु संख्या मतलब कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों आपको पता है यदि आपका अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो आपका परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आती है, 2 की। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यदि आपका एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो आपके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों जब आपका गामा कण दोस्तों यहाँ पर जो आपकी गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तब दोस्तों ना तो आपके परमाणु भार में परिवर्तन होता है, ना ही आपके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है। यही दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा, 7 का सी है। अल्फा किरणों के उत्सर्जित होने पर परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ था, अल्फा जो कण होते हैं, अल्फा किरणें होती हैं, इनमें आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, फिर उससे कम बीटा में होती है, फिर उससे कम दोस्तों आपकी गामा में होती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बंधन क्षमता आपको बताया था, अल्फा में सबसे कम, बीटा में उससे ज़्यादा और गामा में सबसे ज़्यादा। तो ये आपको इस तरह याद रखना है। अब देखिए तो यहाँ पर दोस्तों राइट विकल्प क्या हो जाएगा, 8 का ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि। तो आपके सामने कुछ विकल्प हैं, आपको बताना है जो नाभिकीय संलयन विधि है क्यों नहीं प्रयोग की जाती है। तो पहला विकल्प है, अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। तो अब दोस्तों आपको पता है जो नाभिकीय संलयन जो आपकी अभिक्रिया होती है वह आपकी दोस्तों अधिक ताप में होती है, और प्रयोगशाला में दोस्तों इतना अधिक ताप नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नाभिकीय संलयन में आपको मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उच्च ताप पर परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर फैल जाते हैं। तो दोस्तों उच्च ताप होता है यहाँ पर, तो अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है क्या दिया हुआ है,
एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। आपका यहाँ पर टी हाफ का मान 44 दिन दिया हुआ है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम हो जाएगा। तो आपका ये प्रारंभिक द्रव्यमान दिया गया है और बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर एन का मान दिया है, शेष द्रव्यमान, और यहाँ पर आपको टी हाफ का मान दिया हुआ है। तो देखिए निकालना क्या है यहाँ पर, कितने दिन में। तो यहाँ पर आपको टी का मान निकालना है, कैपिटल टी का। देखिए मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरीके है। यहाँ पर देखिए टी हाफ का मान 44 दिन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एन नॉट का मान दोस्तों यहाँ पर आपको 1 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद एन का मान दोस्तों यहाँ पर आपको 125 मिलीग्राम दिया हुआ है। इसको भी हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में। तो क्या करेंगे, एक ग्राम बराबर होता है दोस्तों आपका 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम दोस्तों होता है आपका 1000 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1000 ग्राम के। तो वही दोस्तों यहाँ पर किया गया। तो 1000 से यहाँ पर भाग दे दिया गया, तो 125/1000 ग्राम हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फार्मूला पता है, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है। देखिए n बराबर होता है आपका n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। तो देखिए n का मान कितना है, 125/1000 1/2 की पावर n। तो यहाँ पर आपको n का मान पहले निकालना होगा। तो सेम दोस्तों जैसा पिछले क्वेश्चन में किया गया था न्यूमेरिकल में, उसी तरह आपको n बराबर 3 निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों आपको फार्मूला पता है एक और, t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। तो यहाँ पर देखिए n का मान 3 आ गया है और आपको अर्धकाल का मान दिया हुआ है 44 दिन। तो टोटल दोस्तों समय कितना निकल आएगा, 132 दिन। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम 125 ग्राम 1 ग्राम को 125 मिलीग्राम बनने में कितना समय लगेगा, 132 दिन। तो पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर दोस्तों इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो नाभिक एक बार में दोस्तों क्या दोस्तों यहाँ पर उत्सर्जित करता है, केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा दोनों। आगे दोस्तों यहाँ पर है अल्फा या बीटा तथा गामा फोटान, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि एक बार में दोस्तों एक ही करता है, या तो वह अल्फा करेगा या तो बीटा करेगा। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ तो 2 कर नहीं सकता है, केवल या तो अल्फा करेगा या तो केवल बीटा करेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है। यदि परमाणु से बीटा कण उत्सर्जित हो रहा तो उसका तात्पर्य क्या होगा, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, या फिर नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, या फिर नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदल जाना, या फिर नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदल जाना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका नाभिक का न्यूट्रॉन होता है वह आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है जब आपका यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जित होता है। जब दोस्तों आपका बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इस तरह आपको लिखते हैं 1n0। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है किस में बदल जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। तो इस तरह दोस्तों इसको आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में सॉल्व करके मैं बता दूंगा। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 90Ts 234, उसके बाद का विघटन 84PO218 में होता है, 218 में होता है। तो यहाँ पर आपको विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया अल्फा और बीटा कणों की संख्या, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अल्फा का दोस्तों मान आता है वह आता है 4, बीटा का मान आता है 2, लेकिन यहाँ पर आपका 2 वाला राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बीटा कणों की संख्या, उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपको जब अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो आपको जब उसकी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या निकालना होता है, पहले निकालना होता है आपको परमाणु भार में कमी। तो परमाणु भार आपका पहले कितना दिया हुआ था, 234। अब बाद में दोस्तों कितना हो गया, 218। तो दोस्तों इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना, 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, ये 16 आया। परमाणु भार में कितनी कमी हुई, 16 की। तो 16 और अपॉन में फार्मूला कितना होता है, 4। तो दोस्तों 4 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपके आगे जो अल्फा कणों की संख्या, कितने अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। अब देखिए बीटा निकालेंगे। बीटा निकालने के लिए फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू
2 इंटू अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में कमी। यहाँ पर डायरेक्ट हम जेड लिख देते हैं। आपको पता है परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते हैं, जेड से। डायरेक्ट हम यहाँ पर जेड लिख देते हैं। तो देखिए अब हमको निकालना है पहले की जो परमाणु क्रमांक में कमी कितनी आ रही है। पहले कितना था दोस्तों 90, अब कितना हुआ 84, कितनी कमी आई 6 की। तो 2 इंटू अल्फा का मान दोस्तों 4 आया था, यहाँ पर 6 आया, तो 4 दूनी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए दोस्तों, यहाँ पर 2 बीटा कण उत्सर्जित हुए। 2 बीटा कण उत्सर्जित होने का मतलब है कि यहाँ पर आपका 13 का ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 88 Ra 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो ये यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो यहाँ पर ये परमाणु है, जो ये आपका कण है, ये अभी किस में उपस्थित है। तो आपको यहाँ पर 88 का दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो दोस्तों आपको बाद में संयोजकता आएगी तो उसी में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आएगी 2, तो ये आपका सेकंड दोस्तों जो आपका सेकंड ए होगा उसमें ये उपस्थित होता है। अभी दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम पर है सेकंड ए समूह में है। अब आपको पता है दोस्तों जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो आपका तत्व होता है, जो आपका परमाणु होता है, कितने दोस्तों पद पीछे खिसक जाता है। जब आपका दोस्तों एक अल्फा कण जब आपका दोस्तों एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो आपका कण होता है या परमाणु होता है वह दोस्तों 2 कण पीछे चला जाता है, 2 पद पीछे चला जाता है, बाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले कितना था, सेकेंड था। पहले दोस्तों आएगा फर्स्ट में, फिर आ जाएगा 0 में। तो दोस्तों इसका जो समूह होगा कौन सा होगा, शून्य समूह होगा। तो इस तरह दोस्तों इसको याद करना था। अब देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 90 TH 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ। अब आपको पता है जब एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की दोस्तों वृद्धि होती है। जो आपका परमाणु बाहर होता है वह आपका सेम रहता है, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। तो पहले परमाणु क्रमांक देखेंगे, यहाँ पर कितना है 90। अब एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब देखिए आपका परमाणु बाहर आपका सेम रहना है तो यहाँ पर सेम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि 92 मतलब कि जो आपका यूरेनियम है तो 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होगा। अब आपको दोस्तों पता है जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु भार में दोस्तों आपकी 4 की कमी आती है। तो परमाणु क्रमांक अभी कितना है 90, तो बाद में कितना 92 है, बाद में कितना हो जाएगा 90। फिर उसके बाद परमाणु भार में 4 की कमी आती है, अभी कितना है 238, बाद में कितना हो जाएगा 234। जिस विकल्प में दोस्तों 90 और 234 आपके शामिल होंगे वही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, तो ए नंबर विकल्प जो 16 का ए नंबर विकल्प है 90 और 234, ये दोस्तों आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में इसको कवर भी कराया हुआ था। जो आपका गामा विकिरण होती हैं, जो गामा किरणें होती हैं, उनमें चाल होती है, उनकी प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। मतलब कि जो दोस्तों यहाँ पर गामा विकिरण की चाल होती है प्रकाश की चाल से बड़ी होती है, गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से छोटी होती है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है गामा विकिरण की चाल विशिष्ट दशाओं में प्रकाश की चाल से कम, अधिक या बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो अल्फा किरणें होती हैं उनमें कितना होता है 1/10 भाग, बीटा में कितना होता है 9/10 भाग प्रकाश के वेग का। उसका जो आपका गामा होती है उनमें मैंने आपको बताया था जो गामा किरणों का वेग होता है वही दोस्तों आपका प्रकाश का वेग होता है, तो आपका सेम होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, बी नंबर विकल्प, जो गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल की दोस्तों कैसी होगी, बराबर होगी। तो आइए दोस्तों ये समझ में गए होंगे आप। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हुआ था जो गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता दोस्तों सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद आपकी बीटा आएंगी, तब दोस्तों आपकी अल्फा किरणें आती हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कवर कराया हुआ था थ्योरी पार्ट में। शरीर में
रक्त वेग का प्रवाह निम्न में किसके द्वारा मापा जाता है? मैंने आपको बताया था जो आपका रेडियो एक्टिव सोडियम 90 Na24 होता है उसके द्वारा आपको दोस्तों जो प्रवाह होता है उसका वेग मापा जाता है। देखिए कहाँ पर बताया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहीं पर दोस्तों कहीं था, आई होप जी दोस्तों। ये देखिए जो शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जा सकता है Na24 के द्वारा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। पहले एक बार वीडियो चेक लेते हैं कितने मिनट का। अभी 20 में दोस्तों, अभी कम से कम हम लोग के पास 10 मिनट हैं दोस्तों। आई होप 10 मिनट में सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से अल्फा कण कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों जो अल्फा कण होता है क्या होता है? हीलियम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा हीलियम He2+। आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है He2+। तो यही दोस्तों यहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अब देखिए आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। T12 का मान दोस्तों आपका 30 दिन दिया हुआ है। आगे 90 दिन के समय में अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्षय हुए परमाणु का अंश निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है सॉल्व करके। तो ये देखिए आपको T12 मतलब कि यहाँ पर आपको अर्ध आयुकाल का मान दिया गया है। अब टोटल समय दोस्तों आपको 90 दिन दिया गया था। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग n निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है कि T होता है n × T12। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए आपको ये वाला फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, n = n0 × 1/2n। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया n। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में क्लियर बताया गया है। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, कि जो पहले की अपेक्षा अब कितना क्षय हो जाएगा। पहले दोस्तों जो क्षय, देखिए आपको परसेंटेज में निकालना है। तो पहली बात आपको पता है कि जो परसेंटेज होता है 100 में होता है, मतलब कि 100% आपका होता है। तो हम जब 100 मान लेंगे दोस्तों, 100 के अकॉर्डिंग हम लोग उसका निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक मात्रा थी दोस्तों वह कितनी थी। देखिए यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है, प्रारंभिक मात्रा आपकी दोस्तों 100 है। तो देखिए यहीं पर दोस्तों ये जब आपको n0 का मान हमने 100 माना हुआ है, 1/2n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए 100/8, 100/8 का मतलब 12.6%। दोस्तों कितना दोस्तों यहाँ पर अभी परिवर्तन हुआ? 12.6%। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, टोटल मात्रा 100% थी। अब दोस्तों शेष जो आपकी क्षय मात्रा है, शेष मात्रा कितनी बची? 12.6। दोस्तों आपकी क्षय मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पर दोस्तों लिखना चाहिए था टोटल मात्रा आपकी 100%। शेष मात्रा कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पर आपकी? 12.6%। तो दोस्तों यहाँ पर अब लिखेंगे क्षय मात्रा। क्षय मात्रा कितनी हो जाएगी, मतलब कि कितनी क्षय हो गई, बची दोस्तों इतनी। तो क्षय कितनी हो गई? 100 - 12.6%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 87.4%, 87.4% आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए 21 क्वेश्चन हो गया, अब 22 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब 22 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक होता है। तो जब नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें उच्च ताप क्यों आवश्यक होता है? तो आपको पता भी होगा दोस्तों, कूलाम बलों को पार करने के लिए। जो कूलाम बल होते हैं इनको पार करने के लिए दोस्तों वहाँ पर आपका अधिक दोस्तों ताप की आवश्यकता होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा यहाँ पर जो विकल्प है कार्य करता है। तो पहला विकल्प है अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, फिर है परमाणु बम विस्फोट में सहायता, फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में सभी। तो आपको पता दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रित ढंग से ऊर्जा का उत्पादन होता है, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको कवर कराया हुआ था, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यही होगा दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर। ये देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दोस्तों जो आपका ये होता है अनियंत्रित, ये आपका परमाणु बम में आ जाता है, लेकिन जो नियंत्रित वाला होता है ये दोस्तों आपका नाभिकीय रिएक्टर में आता है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ था। सब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके थ्योरी पार्ट से ही आते हैं, उसी दोस्तों पॉइंट बनते हैं। बस आपको थ्योरी पार्ट सही से कायदे से पढ़ना होता है। यदि आप थ्योरी पार्ट दोस्तों कायदे से पढ़ लेंगे तो इसको दोस्तों आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप यहाँ तक देखे हों तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को।
अब देखिए आगे दोस्तों यहाँ पर है कि इतने से कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में कुछ दोस्तों आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं इसके लिए आपको फार्मूला पता है, परमाणु भार में कमी है, परमाणु भार में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले दोस्तों 215 था, अब कितना हो गया 211, घटा देंगे कितना बचेगा 4, तो परमाणु भार में कितना परिवर्तन हुआ 4 का। अब फार्मूले में नीचे अपॉन में भी 4 होता है, 4/4 दोस्तों आपका इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसका मतलब हुआ कितने दोस्तों अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होंगे 1, तो 24 का ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। दोस्तों जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैंने इसको कई बार आपको कल बताया हुआ था कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर निर्धारण की जाती हैं, कार्बन 14 के द्वारा। बहुत ही दोस्तों फेमस क्वेश्चन है ये। अब देखिए आगे है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब देखिए इसको बताएंगे आपको, विकल्प जो सही है उसका क्यों सही है ये भी आपको बताएंगे। देखिए जो आपका हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वह आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं पर दोस्तों आधारित होता है, जो आपका हाइड्रोजन बम होता है। क्यों दोस्तों, देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वह कई छोटे छोटे कणों से दोस्तों मिल के बनता है, तब दोस्तों आपका एक हाइड्रोजन बम बनता है। लेकिन जो आपको परमाणु बम होता है दोस्तों एक बड़े कण में होता है, कई छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो यही दोस्तों अंतर है। जो नाभिकीय संलयन है उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संलयन में छोटे छोटे कण दोस्तों मिलते हैं, जो आपका विखंडन होता है एक बड़ा कण होता है वह दोस्तों छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। अभी आपको आगे इसका भी क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है RA226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है, तो 4740 वर्षों के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अर्ध आयु टी हाफ का मान दिया हुआ है, टी हाफ का मान दोस्तों 1580 दिया हुआ है। आपको बुक की तरह सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल समय आपका दिया हुआ है 4740 वर्ष टी का मान। अब देखिए इसको कैसे करना है, चलिए इसका सोल्यूशन मैंने शायद किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों देखिए टी हाफ का मान दोस्तों यहाँ पर आपको 1580 वर्ष दिया हुआ है, कैपिटल टी टोटल समय आपका 4740 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग n का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों 4740 इधर रहेगा 1580 इधर रहेगा, तो 4740 में दोस्तों 1580 से भाग देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो n का मान दोस्तों यहाँ से कितना निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए आपको फार्मूला पता है दोस्तों n = n0 × 1/2 की पावर n। अब देखिए आपको पता है दोस्तों n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान आपको 3 पता है, तो 1 का दोस्तों क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में एक बार क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया था प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं जो आपकी यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा है n0 है, तो n0 यहाँ पर भी होगी n0 यहाँ पर भी होगी। तो दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों n0 का कितना भाग है, तो 1/8 भाग है, 1/8वां भाग है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर n का कैपिटल n का मान है वो दोस्तों n0 का 1/8 भाग है, प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प राइट है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। मैंने इसको भी दोस्तों आपको बताया हुआ था कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है, 10⁻⁷ सेकंड से लेकर 10⁻12 वर्ष तक। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु होती है 10⁻⁷ से 10⁻12 वर्ष तक होती है। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में जो नियंत्रक क्षणिक किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों मैंने आपको इसको भी बताया था, जो नाभिकीय अभिक्रियाओं रिएक्टर होते हैं उनमें जो नियंत्रक क्षण आपकी कैडमियम की होती है, क्यों प्रयोग में लाई जाती है, तो अभिक्रियाओं की गति को कम करने के लिए। जो अभिक्रियाएँ होती हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वो गति करती हैं, अनियंत्रित होती हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आपका नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 29 क्वेश्चन हो गया। 30वें नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, सूर्य में नाभिक संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें किस नाभिकीय संलयन प्रक्रम होता है, तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। अति उच्च ताप और उच्च दाब, निम्न ताप और उच्च दाब, उच्च ताप और निम्न दाब, अति उच्च ताप
कोई दाब नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, कई दोस्तों छोटे छोटे दोस्तों कणों से मिलकर दोस्तों एक आपकी यहाँ पर पूर्ण अभिक्रिया बनती है, जो आपकी नाभिकीय संलयन होती है, कई छोटे छोटे कण। तो यहाँ पर इसका भी हाई प्रेशर होगा, इसका भी हाई प्रेशर होगा, इसका भी दोस्तों हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा। तो टोटल दोस्तों जब सारी गैसें जब मिलती हैं तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर होती हैं। तो यहाँ पर आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य में बहुत सारी एनर्जी होती है, वह दोस्तों कई गैसों से होकर आती है, कई जगह ऊर्जा वो जो कई जगहों की ऊर्जा का संयोग होता है। तो दोस्तों इसीलिए उसकी जो उच्च ताप होता है और उच्च दाब होता है। अब देखिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बम के बाद आपका परमाणु बम का भी क्वेश्चन आएगा। तो क्या है, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब आपको पता चल गया होगी जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। क्यों दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों एक बड़ा सा नाभिक होता है, कई छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब देखिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक। तो यहाँ पर आपको बताना है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, एक तत्व के नाभिक में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना। चलिए देखते हैं। कुछ नाभिक प्रारंभिक नाभिकीय कण खोता है, दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है, बहुत से छोटे छोटे नाभिक कणों में टूट जाता है, फिर लास्ट विकल्प है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो आपको पता है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, एक दोस्तों आपका क्या होता है नाभिकीय कण होता है बड़ा सा। अब दोस्तों वह कुछ कण खोकर दोस्तों दो या दो से अधिक कणों में टूट जाता है, मैंने आपको डिफिनेशन में बताया हुआ था, एक आपका एक कण होता है। अब दोस्तों कुछ ये जो कण खोकर दो या दो से अधिक दोस्तों कणों में टूट जाता है, यही आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, ये आप यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको पता है जो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करना है संलयन प्रक्रम से प्राप्त करना है, कई जो ऊर्जाओं का संग्रह होता है। आगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में दोस्तों अस्थायी नाभिक हो। आपको पता है दोस्तों जब स्थायी नाभिक होता है तो उसको पहले दोस्तों क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए चलिए फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जहाँ पर दोस्तों मैंने आपको परिभाषा डिफिनेशन बताई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए पहले दोस्तों क्या करते हैं, उसका कृत्रिम तत्वांतरण करते हैं। स्थायी नाभिक होता है उसका क्या करते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण करते हैं। उसका दोस्तों किस में परिवर्तित किया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तित किया जाता है। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी रेडियो परमाणु होता है तभी दोस्तों दर्शाता है जब वह स्थायी नाभिक होता है, अस्थायी नाभिक होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है। दोस्तों इसमें आपके पास कुछ विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूरेनियम है, यूरेनियम 238, उसके बाद यहाँ पर आपका फास्फोरस दिया हो। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है कि इसका विखंडन स्वयं नहीं होता। जो आपका फास्फोरस 31 होता है तो फास्फोरस 31 का विखंडन स्वयं नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी कर लेते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि बंधन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है, गामा कणों की। जो गामा किरणें होती हैं इनकी दोस्तों जो बंधन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, उसके बाद फिर बीटा, फिर दोस्तों गामा, फिर अल्फा की सबसे कम होती है, ये आपको बताया हुआ था। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, किस कारण पहुंचती है। तो आपको पता होगा दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, विकिरण के द्वारा। जो आपका विकिरण होता है दोस्तों उसी के द्वारा सूर्य की जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया डिटेल में। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देना है, यदि आपको नहीं आया तो नो लिख देना है, और उसके बाद प्रॉब्लम भी लिख देनी है। ये दोस्तों आपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।